हेलो दोस्तों, आप सभी का डियर नीरज सर जीएस अटैक पर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 का चार्टर्ड एक्ट तक हमारा संवैधानिक विकास कंप्लीट हो गया था। इसके 1853 की चार्टर्ड एक्ट के बाद 1857 की क्रांति जब हुई तो उसमें उसके बाद कुछ चेंजमेंट किए गए। 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था वो कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक सिद्ध हुआ। इस इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि 1857 के विद्रोह के बाद जिसे भारत का प्रथम हम लोग स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं या फिर सिपाही विद्रोह भी कह सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भांप लिया गया था कि भारत में अब शासन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाने लगे। 1858 के अधिनियम में जब आया 1858 का अधिनियम तो उसमें कुछ चेंजमेंट किए गए जो कि 1773 से लेकर 1853 का जो अधिनियम था उसको मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं दोस्तों। उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं उस वीडियो का लिंक, आप लोग उसको थोड़ा देख सकते हैं और उसको देखने के बाद इसको देखें तो समझ में आएगा दोस्तों। और उसमें थोड़ा मुझसे थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत का गवर्नर नहीं बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा था और इस तरह से उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हमारा स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम गुजारे हमारा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये श्रृंखला दोस्तों थोड़ा डीपली में मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग ये फैक्ट ही फैक्ट पढ़ा दो उससे क्वेश्चन फंसे जाते हैं, तो इससे भी आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बस थोड़ा दोस्तों क्या है कि पढ़ने के साथ साथ समझना भी ज़रूरी होता है, इसलिए ये चीज़ें डीपली में पढ़ना बेटर होता है। अगर मान लो कि आपने चलो एक दो शब्द सीख भी लिए एक अधिनियम से तो उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपको अपनी समझ बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ा किसी भी चीज़ को डीपली से पढ़ना पड़ता है। अगर मैं मान लो कि इसी में बस बेसिकली डाल देता कि नहीं 1773 में भारत का बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा और बेसिकली जो पॉइंट पूछे जाते हैं हालांकि वो भी इंक्लूड हैं और भी जो पॉइंट हैं वो भी इंक्लूड हैं, तो दोस्तों इसको थोड़ा ये मत समझिएगा कि नहीं बस ये लिख के पढ़ा रहे हैं या वैसे पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो अभी मजबूरी है, थोड़ा बोर्ड वोर्ड नहीं है इसलिए इस पर पढ़ाना पड़ रहा है, वरना मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट भी करके बताइए। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस 1858 का भारत सरकार अधिनियम ये क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगा था कि भारत में अगर उनको अधिकार नहीं दिए गए तो ये लोग हमको वहाँ से निकाल के फेंक देंगे। इसलिए इन लोगों की पॉलिसी थी कि अब कुछ कानूनों में कुछ जो अधिकार दिए हैं उसमें सभी में करेक्शन किया जाए और वहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ से भगाना है। वो लोग भी समझते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो लोग भी समझते थे कि ये लोग अब क्या चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर अब किसके हाथों में चला गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया था। मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ पर कंपनी रेगुलेट करती थी
यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की जो राजस्व व्यवस्था थी और यहाँ के प्रशासनिक जो तरीके थे वो कंपनी यहाँ से रेगुलेट करती थी। अब जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया तो यहाँ की डायरेक्टली अब वहाँ की जो रानी थी ब्रिटिश क्राउन को मतलब कि सौंप दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था जो सीधे उसका प्रतिनिधित्व करता था। और इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ का वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें ये पॉइंट कहाँ पे था? जो भारत का गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली। जो प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ये जो वायसराय थे वो डायरेक्ट विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधित्व करते थे कि यहाँ पे किस तरीके से प्रशासन चलाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये इनका प्रतिनिधित्व करते थे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें एक बदलाव किया गया कि भारत सचिव के ऑफिस का व्यय, भारत सचिव एक वहाँ पर दोस्तों परिषद बनाई गई। जो उस परिषद में पहले हमारे 1773 में और 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकार थे वो भारत सचिव को सौंप दिए गए और एक भारत सचिव नाम से भारतीय परिषद का वहाँ पर गठन किया गया, जो कि 15 सदस्यीय परिषद थी। ब्रिटेन में भारत सचिव को ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ये भारत सचिव को सौंपी गई और 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन हुआ दोस्तों 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, जो कि वहाँ से रेगुलेट किया करते थे। ये भारतीय परिषद के जो मेंबर्स थे वो वहाँ से रेगुलेट किया करते थे यहाँ की कंपनी को। और इन्हीं का जो मतलब कि ये जो थे लॉर्ड कैनिंग या फिर वायसराय जो थे भारत में, वो इनको डायरेक्टली इनके अकॉर्डिंग काम किया गया। और जो इस भारतीय परिषद का जो खर्च था वो भारत सरकार को यानी कि भारत को ही देना था। ये भारत सरकार के ऑफिस का जो व्यय था होम चार्जेस के रूप में जिसको मतलब हम लोग जानते हैं, तो ये कहा गया कि ये भारतीय परिषद भारत के लिए काम करेगी तो इसका जितने भी मेंबर्स हैं इन सभी का खर्चा भारत सरकार को उठाना पड़ेगा। इसलिए इसमें दोस्तों क्या पॉइंट हुए, तो भारतीय परिषद का गठन किया गया जिसमें एक सचिव मेन था, उसमें 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन हुआ, उसमें सचिव एक मेन था। सचिव ही पूरी जानकारी को लेकर के उसको दिया करता था रानी को, और ये लॉर्ड कैनिंग यहाँ से इनको दिया करते थे। इन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा प्रशासनिक चलाया जाता था भारत में। तो 7 सदस्यीय नियुक्ति कोर्ट ऑफ इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मतलब कि 7 सदस्यीय की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तथा 8 जो 15 सदस्य थे इसमें संसदीय इसमें बनाया गया था भारतीय परिषद में। जो 8 सदस्य थे वो 7 सदस्य थे वो तथा 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी। इनका व्यय भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था, यानी कि भारतीय राजस्व से ही लिया जाता था। जो 7 सदस्य थे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए जाते थे, इसमें से 15 सदस्यों में थे, और 8 थे ये डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती थी इनकी। तो इसमें से मेन पॉइंट क्या निकलता है कि तो भारत पर से अधिनियम बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म किया गया, उसके जगह पर 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। तो 3-4 पॉइंट हैं, और यहाँ पे भारत का वायसराय कहा जाने लगा यहाँ के भारत के गवर्नर जनरल को। तो 4 पॉइंट हैं इसमें, ये सब थोड़ा समझाने के लिए दोस्तों लिखना पड़ता है।
1784 के पीस इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। जो 1784 में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया था, वो यहाँ पर इस 1858 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया दोस्तों। यह एक भारत के प्रशासन के लिए द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना, क्योंकि द्वैध शासन आप जानते हैं दोस्तों, जो बंगाल में लगाया गया था क्लाइव के द्वारा, वो यहाँ पर 1784 के द्वारा लगाया गया था और इसके द्वारा यहाँ पर इसको और इस एक्ट में भारत राजस्व से कार्यों को छोड़कर, जो भारत में कार्य किए जा रहे थे, भारतीय राजस्व से आकस्मिक कार्यों को छोड़कर भारत की सीमा के बाहर की गई सैन्य कार्रवाई के लिए धन बिना परिषद की आज्ञा के नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो भारत की सीमा के बाहर सैन्य कार्रवाई के लिए, मतलब ऐसा था, ये लोग इधर इंडोनेशिया और भी जगहों पर इनका शासन था, तो उन कार्रवाई के लिए या उन सैन्य कार्रवाइयों के लिए जो सैन्य के लिए खर्च हुआ करता था, सेना के लिए, उनके लिए भारत से धन नहीं दिया जाएगा। ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान किया गया था दोस्तों। तो इसमें पॉइंट याद करने लायक क्या क्या है, क्या क्या याद रखना चाहिए। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको समाप्त किया गया, वायसराय, भारत का वायसराय नाम दिया गया। जो वायसराय का मतलब होता है कि क्राउन के प्रति, क्राउन का प्रतिनिधि। तो ये पॉइंट याद रखने लायक है। और क्या किया गया यहाँ पर, भारतीय परिषद का गठन किया गया, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, और उसके बाद 7 सदस्य जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के द्वारा, 8 सदस्यीय ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और इसमें द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट याद रखने लायक है। और इसके बाद दोस्तों ये मस्ट है। और इसके बाद आप रख सकते हैं, जिसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन 4-5 पॉइंट से क्वेश्चन आता है। आइए दोस्तों, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अधिनियम पर। आइए दोस्तों, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में जानते हैं। इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया। वायसराय की कार्यकारिणी में 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया, जो विधिवेता होगा, जिसके आधार पर भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई। इसको आपको याद होगा दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें सदस्य, मतलब कि उसको गवर्नर के लिए किया गया था, बंगाल के गवर्नर के लिए, जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। उसमें से 5वां सदस्य वो हुआ करता था, क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल। इसलिए वहाँ पर उसमें से घटा करके फिर 1793 में आ जाओ, उसमें फिर 3 सदस्य कर दिए गए थे, एक गवर्नर जनरल था। वही यहाँ पर वायसराय की कार्यकारिणी में अब 5 सदस्य हो गए। आपको ये भी पता होगा कि 1833 के अधिनियम में एक विधिवेता जोड़ा गया था, जो लॉर्ड मैकाले थे। यहाँ पर एक और जोड़ दिया गया, 5वां सदस्य, जो कि विधिवेता होगा। ठीक है, जिसके आधार पर 1861 के आधार पर भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई। भारत सरकार की मंत्री, आज जो आप देखते हैं पूरा मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ये यहीं से दोस्तों, इसमें से दिया गया है, यहीं से रूप निकल के आता है हमारे भारतीय संविधान में। इसी से और क्या हमारे भारतीय संविधान में आते हैं और इसमें क्या प्रावधान थे वो भी देखते हैं। कानून बनाने के लिए परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य के अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति द्वारा उसका विस्तार किया गया।
कानून बनाने के लिए भारतीय परिषद में जो 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे, ये हुआ। फिर थर्ड पॉइंट में वायसराय को संकटकालीन अवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो अधिकतम 6 माह तक रह सकती थी। दोस्तों आप जानते हैं 130 अनुच्छेद में, भारतीय अनुच्छेद में जो लिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो पावर दी गई है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो दोस्तों 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम से ही लिया गया है। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों कि एक जो वायसराय थे उनको दिया गया इस अधिनियम में, लेकिन हमारे प्रेजेंट में भारत के संविधान में राष्ट्रपति को दिया गया है ये अधिकार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति के अधिकार को आज से नहीं 1861 से स्टार्ट कर दिया गया था, ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ से ये लिया गया है। तो ये कानून व्यवस्था हमने वहीं से ली है, आप इसको याद कर सकते हैं, ये मस्ट है। इसके बाद आते हैं विधानसभा का, इसमें भी गठन किया गया। हमने आपको दोस्तों वीडियो में, एक बेसिक वीडियो में आपको समझाया गया है विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, तो उसको भी आप देखें। उसके बाद इसको देखें आके, तो विधानसभा में जिसको आपने मैंने बताया था विधान सभा होगी, विधान परिषद होगी, ये मैंने आपको उसमें समझाया गया है। तो विधान परिषद और विधानसभा वहाँ पर लिया गया है, वो इस तरीके से हमारे संविधान का विकास कर रहे हैं दोस्तों। तो वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ले लिया गया है, हमारे बहुत ही बड़ा इसके पीछे इतिहास छुपा हुआ है। तो उसी की बातों को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हमारे भारत के संविधान का डेवलपमेंट हुआ है और इस अधिनियम में क्या बदलाव किए गए कि इसी अधिनियम से हमारे भारत में विकेंद्रीकरण जो शक्तियाँ होती थीं, इसी अधिनियम में मतलब कि बांटना स्टार्ट कर दी गई। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? अपनी शक्तियों का बंटवारा। जैसे अपने यहाँ पर क्या है, केंद्र ने अपने पास शक्तियाँ नहीं रखी हैं, केंद्र के पास भी शक्तियाँ हैं और राज्य को भी दी गई हैं। जैसे कि आप अनुसूचियों में देखते हैं अलग अलग विषय हैं, तो यहाँ से आपको विकेंद्रीकरण की शुरुआत दिखाई देती है कि यहाँ के 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू होती है। और जो कि आप जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक अधिनियम में केंद्रीकरण किया गया था। इस अधिनियम में पूरा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को बिल्कुल पलट दिया गया है, उसके अपोजिट। यहाँ पर विकेंद्रीकरण हो गया, वहाँ पर केंद्रीकरण था। सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंसियाँ 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। इन दोनों प्रेसिडेंसियों को अधिकार दिए गए, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, और इसको मद्रास प्रेसिडेंसी को। तो दोस्तों इसमें इतना ही है। इसमें आप याद क्या कर सकते हैं, इसमें वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति गई। इसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 माह तक रह सकती थी। इसमें विधानसभा का गठन किया गया और इसमें विधि में जो वायसराय की कार्यकारी समिति थी उसमें 5वां सदस्य भी जोड़ा गया, विधि वेता होगा वो। कानून बनाने के लिए परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य की नियुक्ति की गई। तो 4-5 पॉइंट हैं, इसको याद रख सकते हैं। और इसी में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, जो कि हमारे बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को भी अधिकार दिए गए। तो बस इतना है इसमें, आप इसमें इतना याद रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या था, इस अधिनियम के द्वारा परिषद में कम से कम, परिषद की बात हो रही है जो 1773 से स्टार्ट होकर के चली आ रही है, फिर यहाँ पर परिषद आ गई, वहाँ पर समिति थी। तो इस अधिनियम द्वारा परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। किसकी, कौन सी परिषद में? अरे भाई, ये वायसराय की जो परिषद थी, यहाँ 5वां जोड़ा गया। यहाँ पर कम से कम 10, अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं।
यहीं से 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम से निर्वाचन पद्धति आरंभ होती है। निर्वाचन पद्धति जो अब हम लोग निर्वाचन करते हैं, यही निर्वाचन पद्धति 1892 से स्टार्ट होती है। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1892 में केंद्रीय विधान परिषद में, अभी दोस्तों यहाँ पर राज्यों में विधान परिषद कर दी गई है, लेकिन उस समय केंद्र की विधान परिषद हम जैसे कि आज जानते हैं तो पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं, तो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने पूछने का अधिकार दिया गया। वार्षिक बजट पर दोस्तों, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट याद रख सकते हैं आप। इसके बाद थर्ड पॉइंट भी देखते हैं क्या है इसमें। प्रांतीय विधान मंडलों को बम्बई, मद्रास और बंगाल में इस अधिनियम के द्वारा न्यूनतम 8 अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा मतलब कि बढ़ाया जा सकता था। जो प्रांतीय विधान मंडल, आप जानते हैं कि यहाँ से विधानसभा की स्थापना होती है, तो प्रांतीय जो थे, प्रांत का मतलब यहाँ पर राज्य समझ सकते हैं, जो आज हम लोग राज्य कहते हैं उसमें प्रांत कहा करते थे। तो प्रांतीय विधानमंडलों को बम्बई, मद्रास और बंगाल के जो प्रांत थे, इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा बढ़ाया दिया गया। मतलब इनकी जो परिषद थी, ये बंगाल और मद्रास में इनकी जो सदस्य थे वो 8, न्यूनतम 8 रख सकते थे और अधिकतम 20 रख सकते थे। तो इसमें 4 पॉइंट हैं दोस्तों, इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं 1892 के बाद आते हैं दोस्तों 1909 के अधिनियम पर। आइए दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पर आते हैं। इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये मस्ट हैं दोस्तों, ये दोनों यहाँ से। इसके बाद 1919 और 1935 3 अधिनियम मस्ट हैं। इसमें से के मान लो कि क्वेश्चन आते ही आते हैं मोस्टली। भारतीय परिषद एक्ट 1919 को हम लोग पढ़ते हैं, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले वहाँ पर ब्रिटिश में जो 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, उसके ये सचिव थे मार्ले, और ये हमारे यहाँ पर वायसराय थे। कौन? मिंटो। तो मार्ले सचिव थे, मिंटो वायसराय थे हमारे भारत में। आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे और हमारे संविधान में यहाँ से किस तरीके से चेंजमेंट हुआ है, आते हैं। तो इसके अंतर्गत विधानमंडलों की आकार शक्ति में वृद्धि। विधानमंडल दोस्तों आपको याद होना चाहिए, पीछे पढ़ाया था। विधानमंडलों की आकार में शक्ति दी गई। इसके अंदर जो मस्ट है वो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है, जो इसी अधिनियम के अंतर्गत 1929 या मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत, ये तो मस्ट है। इसको तो आप BBI करके याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 1909 के अंतर्गत भारतीय मार्ले मिंटो सुधार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों, यहीं से होती है शुरुआत। वोट डालो, राज करो की नीति, अंग्रेजों की नीति, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट पॉइंट, इसको याद PBI में याद रखिएगा। इसके बाद इसमें 1909 में और कुछ चेंजमेंट किए गए, इसको थोड़ा याद रखिए। ये विधानमंडलों की आकार में शक्ति का मतलब जो अभी हमने आपको पढ़ाया था जस्ट पीछे 1861 में जो विकेंद्रीकरण किया गया था। 1909 में पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यता दी गई थी। जो हमारी आपको याद हो 5 थी, 4 थी। यहाँ पर क्या हुआ, पहले जो भारतीय थे वो सत्येंद्र सिंह सिन्हा थे। सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य बनाया गया। यहाँ से दोस्तों थोड़ा हमारे लोगों को देखते हैं आप किस तरीके से ये लोग थोड़ा थोड़ा करके अधिकार देना स्टार्ट करते हैं।
तो पहले जो थे यहाँ ये मस्ट है, थोड़ा याद कर सकते हैं इसको भी सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी याद रखना, वायसराय की जो चली आ रही है बहुत पीछे से। तो प्रथम भारतीय विधि सदस्य इनको बनाया गया वायसराय की कार्यकारिणी में। इसके बाद सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या, जो विधान परिषद की संख्या 69 कर दी गई। पहले दोस्तों बंगाल और क्या कह सकते हैं बम्बई, मद्रास में थी। अब क्या हो गई, उसके प्रांतों को और बढ़ा दिया गया। जो विधान परिषद की संख्या थी वो 69 कर दी गई और 37 शासकीय थे मतलब जो हमारे प्रांतों में राजा थे उनको 37 शासकीय और 32 गैर सरकारी मतलब बनाए गए। यहाँ से ये थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी डीपली में, पीसीएस वगैरह में। अदरवाइज आप इसको 2 क्वेश्चन तो आप मस्ट रखिएगा। 3 निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया। ये 3 निर्वाचन मंडल कौन थे? 3 निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया। इसके 3 मतलब कौन कौन से थे 3 निर्वाचन मंडल जो बनाए गए थे, वो कौन कौन से मतलब कि 3 निर्वाचन मंडल थे? तो साधारण निर्वाचन मंडल था, एक वर्ग विशेष निर्वाचन मंडल था और एक का नाम था विशेष निर्वाचन मंडल, जो कि इसके अंतर्गत 3 निर्वाचन मंडल के अंतर्गत बनाए गए थे। तो साधारण, वर्ग और निर्वाचन मंडल हम कह सकते हैं, इसमें 3 निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। ये जो सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या 69 और 37 थी, ये मतलब कि क्या कर सकते थे, तो वार्षिक बजट पेश किया जाता था, उसमें ये लोग अपने प्रश्न को पूछ सकते थे। वार्षिक बजट जो पर विचार कर सकते थे तथा अपने प्रस्ताव वगैरह रख सकते थे, जो अपने प्रस्ताव अपन क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई थी। चलिए दोस्तों, इसमें इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। ज़्यादा नहीं इसमें मैंने इंक्लूड किया है, बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। इसमें ज़्यादा डीपली में जाना की नहीं है, बस इसी से क्वेश्चन आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आते हैं दोस्तों, बस इसमें बस ये मस्ट है, सबसे ज़्यादा मस्ट है ये 2 पॉइंट। अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं, 1919। ये दोनों मस्ट हैं, ये भी बहुत ही मस्ट है। इसमें से देखो क्या क्या आता है चलो पढ़ते हैं। इसको भी आप मॉन्टेगू जो थे वो ब्रिटेन में सचिव थे, मॉन्टेगू, और चेम्सफोर्ड यहाँ पर वायसराय थे। तो इन दोनों को, जैसे ये था मार्ले वहाँ पर सचिव थे, यहाँ पर मॉन्टेगू वायसराय थे, ऐसे यहाँ पर मॉन्टेगू जो थे वहाँ पर सचिव थे, यहाँ पर ये चेम्सफोर्ड वायसराय के रूप में यहाँ पर नियुक्त थे उस समय 1919 में। इसमें ब्रिटिश शासन का जो लक्ष्य था वो भारत में सुशासन को विकसित करना था। स्वशासन ये लोग 1919 के भारत सरकार अधिनियम में स्वशासन को विकसित करना था, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। यहाँ पर ही दोस्तों, केंद्र में द्विसदनीय का मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा आज के हम लोग जानते हैं, उसी समय उच्च सदन व केंद्रीय विधान परिषद की इसी अधिनियम के अंतर्गत लाया गया केंद्र में 2 सदन व्यवस्था। जैसे हम लोग जानते हैं संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें दोस्तों और क्या हुआ, प्रांतों में 2 शासन प्रथा लागू की गई। 2 शासन दोस्तों वो जो क्लाइव ने लगाया था 1765 में, वो 2 शासन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये 2 शासन वहाँ पर अलग था, यहाँ पर अलग है। इसमें ये 2 वर्ड जोड़े गए, 2 शब्द आरक्षित विषय थे, एक हस्तांतरित विषय थे। ये क्या थे इनको समझते हैं। हस्तांतरित विषय क्या थे, तो हस्तांतरित विषयों पर जो वायसराय था और उसकी जो कार्यकारी मतलब समिति थी, वो इन विषयों पर
जो इसमें कार्यकारिणी जो सदस्य थे वो इनके मतलब विषयों पर ये मुख होता था वायसराय। एक सेकंड रुकना दोस्तों, ये कैमरा हिल जाता है थोड़ा। इसमें वायसराय अपने मंत्रियों से सलाह ले सकता था और ये हस्तांतरित में ये जो मंत्री थे वो कार्यकारिणी समिति या जो कार्यपालिका हम कह सकते हैं मतलब स्टार्ट होता है, तो कार्यपालिका की सहायता के लिए इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसके जो सदस्य थे वायसराय के जो सदस्य थे, इसके जो मंत्रिमंडल में थे वो उत्तरदायी थे कार्यपालिका के लिए। ये उत्तरदायी थे, इन्हें उत्तर नहीं देना मतलब उत्तरदायी नहीं थे आरक्षित वाले। तो इसमें जो भी डिसीजन लिया करते थे वायसराय की समिति में वो उत्तरदायी थे। बट इसमें उत्तरदायी आरक्षित में मतलब क्या क्या था, आरक्षित को थोड़ा समझ लेते हैं। आरक्षित में क्या क्या था, ये दोस्तों विधान परिषद के लिए उत्तरदायी था, लेकिन ये जो आरक्षित विषय थे इसमें जो वायसराय था वो उत्तरदायी नहीं था। किसके लिए? कार्यपालिका के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसमें वायसराय को रिलेटिव है दोनों चीज़ें, तो उसको याद रखिएगा कि आरक्षित विषय में उत्तरदायी नहीं था, हस्तांतरित में उत्तरदायी था। ये दोनों विषय थे हमारे काम करने के लिए प्रांतों में द्वैध शासन प्रथा लागू की गई थी जो, इसमें दोनों से आप उत्तर मतलब पूछे जाते हैं। प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया दोस्तों। प्रथम जो चुनाव था प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया पहली बार इसमें 1919 में प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। और क्या हुआ, 1919 के अंतर्गत ही सांप्रदायिक चुनाव पर सिखों व भारतीय ईसाइयों को भी प्रथम निर्वाचन की प्रक्रिया लागू की गई। यहाँ पर मुसलमानों को दी गई थी प्रथम निर्वाचन, यहाँ पर जो सांप्रदायिक चुनाव पर सिखों व भारतीयों को भी, भारतीय ईसाइयों को भी प्रथम निर्वाचन मतलब कर दी गई। ये याद रखिएगा, ये मस्ट है, ये वाला भी मस्ट है, ये वाला भी मस्ट है और यहाँ से ये मस्ट है। तो इसमें ज़्यादा नहीं पॉइंट मैंने डाले हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा में मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि इसी अधिनियम के अंतर्गत जो हमारे लोक सेवा जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो सिविल सर्विस बनाई गई हैं तो वो इसी अधिनियम के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी दोस्तों। अपने यहाँ पर जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह जो भी स्टार्ट हैं हमारे यहाँ पर वो यहीं से स्टार्ट होते हैं 1921 के अधिनियम के अंतर्गत। इसी अधिनियम के अंतर्गत जो केंद्रीय बजट जो था, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से मतलब कि अलग कर दिया गया 1919 के अंतर्गत। ये भी पॉइंट थोड़ा आप याद रख सकते हैं, उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। फिर दोस्त कहते हैं कि नहीं सर ये तो हम बुक्स में भी पढ़ सकते थे, ये इसमें ऐसे क्या पढ़ने से फायदा है। तो दोस्तों इसमें मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। और बुक्स तो आप पढ़ सकते थे लेकिन एक सीरियस वाइज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को समझ के पढ़ना चाहिए और समझ होनी चाहिए। जो कि बुक्स में तो रखा हुआ है सब कुछ है, आप पढ़ भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से पढ़ो फिर उसके बाद बुक्स में पढ़ो कि सर ने मुझे आज ये अधिनियम पढ़ाए हैं इसके बारे में आप बुक्स में पढ़ो तो अच्छे से समझ में आता है कि हाँ सर ने ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ बताई थी। तो आप फिर देखना आपकी समझ कैसे बढ़ती है और आपको एक एक पॉइंट कैसे क्लियर होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें स्वशासन का विकसित किया गया, केंद्र में द्वैध सदन बनाए गए इसी अधिनियम से द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रथा लागू की गई थी। ये द्वैध शासन का मतलब यहाँ पर वो राजस्व वसूलना नहीं था, ये आरक्षित विषय हस्तांतरित विषय में बांटा गया दो को। प्रत्यक्ष चुनाव यहीं से लिया गया, इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत होती है। इसी से हमारे भारतीय ईसाइयों को और सिखों को यहीं से प्रथम बार पृथक निर्वाचन इन लोगों को दिया गया। प्रथम बार नहीं कह सकते, प्रथम बार तो यहाँ से दिया था, इन लोगों को इसमें से पृथक निर्वाचन दिया गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो सांप्रदायिक चुनाव पर सिखों भारतीयों को प्रथम निर्वाचन की प्रक्रिया लागू की गई। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1932 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी के बीच में। तो वो वहाँ पर फिर दलितों को भी
प्रथम निर्वाचन की शुरुआत मतलब उनको भी अब वो बाँटना चाह रहे थे, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हो चुकी थी, फूट डालो राज करो की नीति, तो उसी को अपनाए चले आ रहे थे, कंटिन्यू इसमें भी किया, फिर इसमें भी किया। अब आप उसके बाद इसी के अधिनियम में मतलब इसके बाद में दोस्तों 1932 में और वहाँ पर भी सांप्रदायिक अवार्ड जो होता है, सांप्रदायिक अवार्ड जो हम लोग पढ़ते हैं 1932 में किया था। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है कहानी यहाँ से, और ये चलती चली आती है। चलिए दोस्तों, मैं फिर आगे और भी पढ़ाता हूँ। तो इसमें आप याद रख सकते हैं, इसी में आप इसी अधिनियम के अंदर में 1932 में भी आप याद रख सकते हैं कि 1932 में सांप्रदायिक चार्ट अवार्डेड की घोषणा की गई थी, जो कि दलित नेता हमारे भीमराव अम्बेडकर उनके बीच समझौता हुआ था। तो वहाँ से इतना पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखते तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता, तो बस इतना याद रख सकते हैं आप। इसके बाद आते हैं 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय भारतीय शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों ये अधिनियम हमारे भारत में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम में दोस्तों 321 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। 10 अनुसूचियां थीं, तो इसको भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो इसके बाद इसमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि ये क्या हुआ दोस्तों, भारत में मील का पत्थर साबित हुआ हमारे पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए। यह एक लंबा दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थीं? इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। मतलब इन लोगों ने 1935 में माना जा करके कि यहाँ पर हमारे भारत में भी संघीय व्यवस्था, मतलब कि संघीय व्यवस्था का मतलब यहाँ पर भी एक प्रांत हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर आज 28 स्टेट हैं। इसी प्रकार से भारतीय संघ की स्थापना यहीं से होती है कि यहाँ पर भी स्टेट हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे माना था। यहाँ पर दोस्तों भारत में जो केंद्र स्तर पर द्वैध शासन स्टार्ट किया गया। अब फिर आप दोस्तों यहाँ से द्वैध शासन का मतलब वहाँ नहीं निकाल लेना आप, जो आप समझते हो कि नहीं क्लाइव में लगाया था, ये द्वैध शासन अलग है। क्या था ये दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मतलब कि एक तो केंद्र में और एक राज्य में भारत की संघ की स्थापना की। मतलब कि केंद्र में जो हमारी राज्य रियायतें थी, रियायतों में जो राजा हुआ करते थे, यहाँ पर इन लोगों ने पहली बार इसको माना कि यहाँ पर भी भारतीय संघ है। भारत संघ का मतलब भारत राज्यों का संघ है, जैसे कि आप आर्टिकल 1 में पढ़ते हैं, तो वो यहीं से स्टार्ट होती है। और इसमें जो केंद्र स्तर पर द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन बना दिया गया यहाँ से। तो केंद्र में द्वैध शासन का मतलब यहाँ से इसमें 3 प्रकार की सूचियाँ जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? संघ सूची, जैसा कि आप जानते हैं अपने भारत में जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूची जो 7 है उसमें विस्तृत रूप से बताया गया है कि ये संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची, तो दोस्तों यहीं से लिया गया है अपने भारतीय संविधान में। तो उस समय जो उसके जो विषय थे, संघ सूची का मतलब जो सेंट्रल के जो थे विषय वो 59 थे, और ये हमारे राज्य में थे, राज्य सूची में 54 थे। और ये समृद्धि सूची आप जानते हैं कि राज्य और केंद्र दोनों कानून मतलब इसमें बना सकते हैं। इसमें केंद्र को ज़्यादा पावर होती है, केंद्र चाहे तो इसको रद्द भी कर सकता था। तो इसमें दोनों अपने अपने कानून बना सकते थे। तो इसमें मतलब कि 1935 के अधिनियम में 3 अनुसूचियों मतलब 3 सूची को लाया गया। इसके बाद संघीय लोक सेवा व प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, वहाँ पर मतलब कह सकते हैं उसमें लोक सेवा की स्थापना की गई थी। यहाँ पर संघीय लोक सेवा मतलब इसमें अलग कर दिया गया, मतलब कि जो डीएम और जो एसडीएम हुआ करते थे उनको यहाँ से अलग कर दिया गया। यहाँ संघीय लोक सेवा व प्रांतीय लोक सेवा अलग 1935 के अंतर्गत किया गया था। ये चीज़ भी याद रखें आप। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना
पहले दोस्तों कलकत्ता में आप जानते हैं कि कलकत्ता में की गई थी, यहाँ पर संघीय न्यायालय यहाँ दिल्ली में की गई, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने मतलब इनमें कई सारे ये लोग ब्रिटिश कानून जो भी बना रहे थे, ये लोग अलग-अलग अधिनियम ला रहे थे। इसमें कई सारे प्रावधान किए, भारतीयों के लिए दिए, सभी कुछ दिया, लेकिन वो लोग अपनी ही पॉलिसी रखते थे, उसमें अपने लिए ही वो कहीं न कहीं उनका मतलब छुपा होता था। तो इसीलिए मतलब कि इन सभी अधिनियम को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, इसमें ब्रेक तो अनेक है लेकिन इसका इंजन ही गायब है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं, क्योंकि ये किसी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है ये कथन देकर के ये किसने कहा है, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। तो दोस्तों अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मोस्टली पॉइंट हैं वो मैंने वही बता दिए। अब इन्हीं पॉइंटों को आप याद रखिएगा, तो आपका परीक्षा में प्रश्न छूटेगा नहीं, 100% आप करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर आज समाप्त करते हैं और ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे। और दोस्तों थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो थोड़ा कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को तो आप, और शेयर भी कर दें सभी लोगों को। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थोड़ी तबीयत सही ना होने के कारण मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ये मत कहिएगा कि बिल्कुल आवाज़ डाउन है, तो तबीयत सही नहीं है इसलिए, क्योंकि कल गैप हो गया था, इसलिए आज मैं थोड़ा कोशिश किया हूँ कि वीडियो बनाने की कि डाल दूँ, गैप नहीं करूँ, इसलिए दोस्तों आवाज़ डाउन है। और माइक भी नहीं है मेरे पास, माइक आ जाएगा उसके बाद आवाज़ थोड़ा स्पीड में आया करेगी। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम आप लोगों से विदा लेते हैं।